हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुकेश अपना यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः अपना नया सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किंतु नए सेशन प्रारंभ करने से पूर्व की भांति मैं चाहूँगा कि इससे पूर्व के सेशन जो कि गौड़ वंश से संबंधित था, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? बताइए दोस्तों। तो इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, किंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। एक अन्य प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में जयचंद की हार हुई थी। एक अन्य प्रश्न जो इस प्रकार पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम पराजय किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है कि गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम बार पराजित किया था। फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि मोहम्मद गौरी का सेनापति बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि उस सेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे आपने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए अब मैं अपना नए सेशन पर जाना चाहूँगा। दोस्तों, आज का मेरा नया सेशन दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि यह दिल्ली सल्तनत क्या है। तो दोस्तों, हम पहले यह जानकारी प्राप्त करें कि यह सल्तनत शब्द कहाँ से आया है। तो दोस्तों, सुल्तान शब्द से सल्तनत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस दिल्ली सल्तनत, जिसका कि शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी यानी 320 वर्ष था, इस पर विभिन्न वंशों के सुल्तानों के द्वारा अलग अलग कालावधियों में शासन किया गया था और इसी को सल्तनत कहा जाता था। चूँकि इन सुल्तानों के द्वारा
दिल्ली से अपना शासन प्रशासन चलाया गया था, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के सुल्तानों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, जिसका की शासन काल 1206 से 1290 ईस्वी था। दूसरा वंश था खिलजी वंश और इसका शासन काल 1290 से 1320 ईस्वी था। तीसरा वंश था तुगलक वंश और इस तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 1398 ईस्वी था। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश जो था वह था सैयद वंश और इसका शासन काल 1414 से 1451 ईस्वी था। और इस पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो था वह लोधी वंश था और लोधी वंश का शासन काल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो आज हम लोग इस पर शासन करने वाले, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रथम वंश गुलाम वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुलाम वंश को दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना एक दास के द्वारा की गई थी। हालांकि इस वंश में केवल इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलवन 3 ही शासक थे जो कि दास थे। शेष अन्य शासक दास की श्रेणी में नहीं थे। यही कारण है कि इस वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। इसके संबंध में हमने पूर्व में भी जानकारी प्राप्त की है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और इसके माता पिता तुर्क थे। बचपन में ही एक व्यापारी ने इसे निशापुर लाया था, जहां की एक काजी के द्वारा इसे दास के रूप में खरीद लिया गया और उस काजी ने इसे अपने पुत्रों के साथ धार्मिक प्रशिक्षण के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण भी दिया। बाद में उस काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने कुतुबुद्दीन ऐबक को व्यापारियों के हाथ बेच दिया, जो कि इसे गजनी लेकर आया और यहीं पर मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया गया। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदे गए दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और इनमें भक्ति प्रणायनता काफी अधिक थी। और यही कारण था कि मोहम्मद गोरी ने इसके सैन्य प्रशिक्षण से प्रभावित होकर इन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। साथ ही इसे अमीर ए अखूर अर्थात
अस्तबलों का अधिकारी नियुक्त किया। गौरी के भारत विजय अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खासकर तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने गौरी को बहुत अधिक मदद सेनापति रहते हुए की थी, जिससे यह गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। और जब भारत विजय अभियान के बाद गौरी गजनी लौट रहे थे तो उन्होंने भारत में विजित प्रदेशों की शासन प्रशासन की जिम्मेवारी कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दी। जब मोहम्मद गौरी भारत से लौटकर गजनी जा रहा था तो रास्ते में 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों के द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। और गौरी जब अंतिम बार भारत आए थे तो इन्हीं खोखरों को पराजित कर भारत आए थे, लेकिन जाते समय उन खोखरों के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने का आमंत्रण दिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी को कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने किसी को उत्तराधिकार भी नियुक्त नहीं किया था। चूंकि यह मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्र सेनापति थे और इन्हीं के हाथों में गौरी सत्ता सौंपकर गजनी लौट रहे थे, तो इसलिए लाहौर की जनता ने इन्हीं को सत्ता संभालने हेतु आमंत्रित किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रकार 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इन्होंने दास वंश की स्थापना की। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर से ही उन्होंने अपना शासन प्रशासन का संचालन किया। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। दोस्तों, तुर्क शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने सिपह सालार के पद पर रहते हुए ही शासन प्रशासन का कार्य संचालित किया और सिपह सालार को कमांडर इन चीफ अर्थात मुख्य सेनापति कहा जाता था। अपनी दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दाता कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी दानशील प्रवृत्ति के थे और यह लोगों में लाखों की धनराशि बांटा करते थे, जिस कारण से लाहौर की जनता ने इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी थी अर्थात लाखों का दाता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कला के क्षेत्र में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की काफी अभिरुचि थी और उन्होंने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है एवं 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये दोनों मस्जिद उन्होंने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी और यह उन्होंने ख्वाजा बिन बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। इसके बारे में भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके संबंध में भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इस चौगान को पोलो के रूप में जाना जाता है। और यह भी प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि कौन ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी।
तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह को लाहौर के अमीर ने गद्दी पर बैठाया और इसका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। यह आराम शाह एक अयोग्य शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद जो कि इल्तुतमिश था, उन्होंने सोचा कि चूंकि यह इस गुलाम वंश की स्थापना एक गुलाम के द्वारा की गई थी, इसीलिए सत्ता पर अधिकार उनका होना चाहिए और इल्तुतमिश ने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया और इस क्रम में दिल्ली के नज़दीक जूड़ नामक स्थान पर उन्होंने आराम शाह की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार आराम शाह केवल 8 माह तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए और इनका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक चला। चलिए इल्तुतमिश के बारे में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यह इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश एक इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे। तो इल्तुतमिश जब अल्पायु था तभी उसके ईर्ष्यालु भाई ने उसे एक दास के व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद के हाथों बेच दिया था और जमालुद्दीन मोहम्मद से इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और यह इल्तुतमिश से काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना दामाद बना लिया। तो इस तरह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गद्दी प्राप्त करने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिन्होंने कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। इससे पूर्व के शासक महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी ने सुल्तान की उपाधि स्वयं धारण की थी। उन्होंने सुल्तान की उपाधि की वैधानिक मान्यता खलीफा से प्राप्त नहीं की थी और यह इल्तुतमिश पहला शासक था जिन्होंने कि सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था और इतने छोटे से कार्यकाल में केवल 4 वर्ष के कार्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा
सत्ता को मजबूती प्रदान नहीं की जा सकी थी और इल्तुतमिश के द्वारा इसे गुलाम वंश की सत्ता को मजबूती प्रदान की गई और यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इन्होंने तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन बनाया था। इसमें तुर्कान-ए-चिहलगानी में 40 गुलाम सरदारों का यह एक गुट होता था। यह प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वस्तुतः इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो उस समय 2 गुटों का वर्चस्व था। इसमें एक गुट कुतुबी गुट था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के प्रभावशाली अमीर लोग इसमें शामिल थे, और दूसरा गुट मुइजी गुट था और इसमें मोहम्मद गोरी के समय के प्रभावशाली अमीर लोग शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों गुटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक अलग गुट बनाया जिसका नाम की तुर्कान-ए-चिहलगानी रखा और इसमें 40 गुलाम सरदार सम्मिलित थे और ये सभी गुलाम बाहर से खरीदे गए थे जो कि इल्तुतमिश के प्रति काफी वफादार थे और उनका विश्वास पात्र भी थे। इल्तुतमिश ने इन्हीं गुलाम सरदारों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए थे ताकि उन्हें शासन प्रशासन चलाने में विरोध का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। दोस्तों सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने सेना की अस्थायी नियुक्ति प्रारंभ कर दी और इसके लिए उन्होंने सैन्य सेवा प्रदान करने वाले सेना को भूमि जागीर के रूप में प्रदान करने लगा और यही प्रणाली इक्ता प्रणाली कहलाई। अर्थात इस इक्ता प्रणाली में सेना को भूमि जागीर के रूप में प्रदान की जाती थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी उस समय वो लाहौर थी। उसके बाद आराम शाह आए जो कि काफी अयोग्य शासक थे। उन्होंने केवल 8 माह तक ही शासन किया। उस समय में भी गुलाम वंश की राजधानी लाहौर ही थी, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी, किंतु उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले चलाए थे और इसमें चांदी का टका एवं तांबा का जीतल प्रमुख था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रथम मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था और यह मंगोल आक्रमण चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। इल्तुतमिश ने शासन को वंशानुगत बना दिया। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक था जिन्होंने कि शासन को वंशानुगत बना दिया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश अपने शासन के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार को तय करना चाहता था और इस क्रम में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन को उपयुक्त पाया, किंतु नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण अपने दूसरे पुत्र फिरोज जो कि अयोग्य था उनको इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते थे
और उनके शेष पुत्र अल्पायु थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि शरीयत के विरुद्ध थे। इस कारण से इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया, और यह इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध था। लेकिन रजिया बेगम, जिसे कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था, उसे यह पसंद नहीं आया और उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बहुत अल्प समय तक शासन रहा और वह एक अयोग्य शासक था। उसके पूरे शासन काल में उनकी माता शाह तुर्कान के हाथ में सत्ता केंद्रित रही। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठने के बाद यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। उन्होंने पुरुषों की तरह चोगा एवं कुला पहनकर पर्दा प्रथा का त्याग कर खुले मुंह राज दरबार आने लगी, और यह अमीरों को पसंद नहीं आया। अमीरों को दबाने के लिए तुर्क अमीर उस समय काफी प्रभावशाली थे, अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसके एकाधिकार को तोड़ने के लिए रजिया ने मलिक याकूत को अमीर ए अखूर यानी अस्तबलों का प्रधान का पद प्रदान की, और यह अमीर को, तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया, जबकि रजिया के द्वारा यह प्रयास उन्हीं तुर्क अमीरों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया गया था। फलतः तुर्क अमीरों ने रजिया के खिलाफ साजिश रचना एवं विद्रोह भड़काना शुरू कर दिया, और इस क्रम में उन्होंने अल्तुनिया को, जो कि भटिंडा का किलेदार था, उसको भड़काया विद्रोह के लिए। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया उस याकूत के साथ भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा पहुंची, लेकिन अल्तुनिया ने उसे याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। याकूत की रजिया के साथ प्रेम प्रसंग के संबंध में भी इतिहास में चर्चा है। बाद में अल्तुनिया द्वारा अमीरों के पद के बंटवारे से असंतुष्ट होने के कारण इन्होंने रजिया से शादी कर ली अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, और रजिया भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी स्वतंत्र होकर पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती थी। और इस क्रम में अल्तुनिया और रजिया दिल्ली की तरफ आगे बढ़ी। और इसी बीच में जब रजिया को बंदी बनाया गया था, तो उस समय बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर तुर्क सामंतों द्वारा बैठा दिया गया था। ये अल्तुनिया और रजिया दिल्ली में पुनः सत्ता हासिल करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनकी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में इन षड्यंत्रकारियों एवं डाकियों के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से
42 ईस्वी तक रहा। फिर बीच में अलाउद्दीन मसूद शाह आए जिसका शासनकाल 1242 से 46 ईस्वी तक रहा। फिर नासिरुद्दीन महमूद आए जिसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा। ये चारों शासक तुर्क अमीरों जो कि तुर्कान ए चिहलगानी के सदस्य थे उनके हाथों की कठपुतली मात्र थे। शासन प्रशासन की सारी जिम्मेवारी उन तुर्क अमीरों के हाथ में थी और ये कठपुतली मात्र थे। इनमें से अलाउद्दीन मसूद शाह को बलवन जो कि उस 40 गुलाम सरदारों का सदस्य था तुर्कान ए चिहलगानी का, उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, किंतु अलाउद्दीन मसूद शाह अन्य अमीरों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए, जिसके कारण बलवन ने नासिरुद्दीन महमूद को अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर गद्दी पर बैठाया। ये नासिरुद्दीन महमूद काफी सादगी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इतिहासकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यह पहला ऐसा शासक था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बलवन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया, किंतु बाद में नासिरुद्दीन महमूद को ऐसा लगा कि वह बलवन के हाथों की कठपुतली हो गई है, तो उन्होंने बलवन को अपने सत्ता से दूर भेजने का प्रयास किया, जिसके कारण बलवन ने उसकी हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा और बलवन नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर स्वयं 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बलवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। इन्होंने तुर्कान ए चिहलगानी जिसकी स्थापना की इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी और ये 40 गुलामों का गुट था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। साथ ही इन्होंने इक्ता प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। ये दोनों ही इक्ता प्रणाली और तुर्कान ए चिहलगानी जो कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसको बलवन ने समाप्त कर दिया। बलवन ने एक नए सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इस पर आप ध्यान देना चाहेंगे। बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। बलवन ने अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए काफी कठोर नीति का अनुपालन किया था और इसे लौह एवं रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। उनके शासनकाल में यदि अमीर लोग भी सामान्य जन के साथ कोई दुर्व्यवहार करते थे तो उन्हें भी कठोर दंड देने का प्रावधान था। इन्होंने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एवं जिल्ली इलाह की उपाधि धारण की। इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका मानना था कि शासन का अधिकार उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है तथा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वह अपना शासन करते हैं। इस कारण से उन्होंने जिल्ली इल्लाह अर्थात ईश्वर के प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बलवन ने निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलवन का ऐसा मानना था कि एक निरंकुश शासन ही अपने शासन प्रशासन को सामान्य जनता से अनुपालन करवा सकता है।
इस कारण से उन्होंने शासन की निरंकुशता पर जोर दिया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चलाई। बलवन अपने आप को कुलीन वर्ग का मानता था और वह औरों से अपने आप को भिन्न समझता था। अपनी कुलीनता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। सिजदा में शासक को अर्थात सुल्तान को लेटकर प्रणाम किया जाता था एवं पैबोस में सुल्तान के अंगूठा को चूमा जाता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बलवन ने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। यह फारसी त्योहार था जिसका कि प्रारंभ बलवन ने किया। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन के दरबार में रहते थे। दोस्तों बलवन साहित्य और कला के भी प्रेमी थे और अमीर खुसरो और अमीर हसन को उन्होंने अपने राज दरबार में आश्रय प्रदान किया था। बलवन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी और यह उलूग खां की उपाधि बलवन को नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा प्रदान की गई थी। इस नासिरुद्दीन महमूद को बलवन ने ही गद्दी पर बैठाया था और यह बलवन का दामाद भी था। इन्हीं के द्वारा उन्हें उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। बलवन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई और बलवन की मृत्यु के बाद जो बाद के शासक थे गुलाम वंश के, वो काफ़ी निर्बल थे और इस समय में मंगोल आक्रमण भी काफ़ी अधिक होने लगा था, जिसका विरोध ये बाद के शासक कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स नहीं कर सके और अंत में इसका अंत हो गया और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह सेशन पसंद आया होगा। हालांकि लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी व्यवस्थागत कमी है जिसे कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें सुधार किया जाए। साथ साथ अगर मेरा यह सेशन आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मेरे द्वारा जो यह प्रयास किया गया है, यह पहल किया गया है, इससे अधिक हमारे मित्र जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं वह लाभान्वित हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।